नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 5 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम 3 इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। देखो, कल हमने कश्मीर इशू से संबंधित 3 आर्टिकल्स डिस्कस किए थे जो कि सेम ही थीम पर आधारित थे कि कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिवोक करके गलती की गई है, हालात जम्मू एंड कश्मीर में नहीं सुधरे हैं। तो आज कुछ और आर्टिकल्स भी उसी थीम पर आए हैं, लेकिन उनसे पॉइंट्स एक्स्ट्रा नहीं निकलते हैं। बट एक सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। इस आर्टिकल में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वो बताया गया है और बताया गया है पिछले 1 साल में क्या कुछ अचीव किया गया है सरकार के द्वारा यहाँ पर और किस प्रकार से हालात सुधरे हैं। तो दूसरा पक्ष आज हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से जो कि लिखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर के द्वारा। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला से संबंधित कंट्रोवर्सी के बारे में, बैकग्राउंड भी रिवाइज करेंगे इस आर्टिकल में। और तीसरे नंबर पे इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक छोटा सा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, जुडिशरी की फंक्शनिंग से संबंधित छोटा आर्टिकल है। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। जैसा देखो, आपको पता है कल सिविल सर्विसेज का फाइनल रिजल्ट आया और आपको खुशी होगी कि अपनी कम्युनिटी से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है और सबकी स्टोरी अपने आप में इंस्पिरेशनल है। जैसे जिनकी 22 रैंक आई है मंडर, उनका तो फर्स्ट अटैम्प्ट था, एज भी उनकी बहुत ही कम है। और जिनकी 30 रैंक आई है परी, उनका देखो पिछले साल भी सिलेक्शन हो जाता, लेकिन आजकल यूपीएससी मेंस में कुछ मार्क्स की पेनल्टी लगाने लगी है, तो उनको कुछ मार्क्स की पेनल्टी लग गई थी, शायद 25 मार्क्स की, और जिस वजह से उनका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आज का था। बट उन्होंने बाउंस बैक किया और इस बार उनकी 30 रैंक आई। मैं देखो ये कहना चाहता हूँ, कल आपने फाइनल रिजल्ट देखा होगा तो नॉर्मल सी बात है, आपके अंदर भी ये विचार जरूर आया होगा कि बस कुछ भी हो जाए, मैं अब अपना मोर देन 100% दूंगा और ये इंश्योर करने की कोशिश करूंगा कि अगली बार लिस्ट में मेरा नाम जरूर आए। बस आप इस जोश को ठंडा मत होने दीजिएगा। ऐसा ना हो कि कुछ दिनों के लिए तो ये जोश रहे, बाद में फिर से डिस्ट्रैक्शन रहे। ये जो पैशन है इसको आप ज़रूर बरकरार रखिएगा। बस इतना ही कहना है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल कश्मीर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राइटर कहते हैं, कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिवोक किए अब 1 साल पूरा हो चुका है और पिछले 1 साल में कश्मीर के हालात बदले हैं और आने वाले समय में कश्मीर के हालात और भी बदलेंगे। अपनी इस बात को साबित करने के लिए राइटर काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स देते हैं और राइटर के आर्गुमेंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, राइटर ये बोलते हैं, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। ये बात बोली गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जब संविधान में आर्टिकल 370 ऐड किया गया था। बट देखो 1979 तक क्या रिपरकशंस हो रहे हैं आर्टिकल 35A के और आर्टिकल 370 के, इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया गया था। आर्टिकल 35A में एक प्रोविज़न देखो ये था, अगर कोई जम्मू एंड कश्मीर की महिला जो जम्मू एंड कश्मीर की परमानेंट रेजिडेंट हैं, अगर देखो वो देश के किसी दूसरे राज्य के मैन के साथ शादी करती हैं तो फिर वो जम्मू एंड कश्मीर की परमानेंट रेजिडेंट नहीं रहेंगी। सिंपल एग्जांपल है, उमर अब्दुल्ला अगर देखो किसी दूसरे राज्य की महिला के साथ शादी करते हैं तो भी उमर अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट बने रहेंगे। बट अगर उमर अब्दुल्ला की सिस्टर सारा अब्दुल्ला किसी दूसरे राज्य के मैन के साथ शादी करती हैं तो इसके बाद वो जम्मू एंड कश्मीर की परमानेंट रेजिडेंट नहीं रहेंगी। और ऐसा ही हुआ, सारा अब्दुल्ला ने शादी की सचिन पायलट के साथ। देखो इसी प्रोविज़न के कारण 1979 में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में एक केस गया था, केस फाइल किया गया था डॉक्टर रविंदर मदान और सुशीला साहनी ने मिलके। ये पहले जम्मू एंड कश्मीर की परमानेंट रेजिडेंट थी, बट इन्होंने दूसरे राज्य के मैन के साथ शादी की और इसके बाद इनकी जो परमानेंट रेजिडेंटशिप थी जम्मू एंड कश्मीर की वो चली गई। और इसका नतीजा देखो ये निकला, पहले इनकी जॉब लगी हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन शादी के बाद चूंकि ये जम्मू एंड कश्मीर की परमानेंट रेजिडेंट तो रही नहीं
और जॉब करने के लिए वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंटशिप की जरूरत थी, तो इनकी जॉब भी चली गई। तो काफ़ी सालों तक डिस्क्रिमिनेशन चलता रहा। 23 सालों बाद 2002 में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने एक फैसला दिया, अगर जम्मू एंड कश्मीर की कोई महिला दूसरे राज्य के मैन के साथ शादी करती हैं तो उनकी जो परमानेंट रेजिडेंसी है जम्मू एंड कश्मीर की वो बरकरार रहेगी। हालांकि देखो ये वर्डिक्ट तो आ गया था, बट इम्प्लीमेंटेशन फिर भी वीक रहा और महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा। बट आर्टिकल 35A हटने के बाद अब जम्मू एंड कश्मीर की महिलाओं के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। तो ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है। इसके बाद सेकंड आर्ग्यूमेंट, देखो वेस्ट पाकिस्तान से बहुत से लोग जम्मू एंड कश्मीर में आके बसे हुए हैं। अब वो इंडिया के नागरिक तो हैं, बट जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट नहीं हैं। सोच के देखिए, जहां पर वो रहते हैं उनको जॉब नहीं मिल सकती, और जम्मू एंड कश्मीर के बाकी परमानेंट रेजिडेंट्स को जो प्रिविलेजेस हासिल हैं वो इन रिफ्यूजीज को हासिल नहीं थी। काफ़ी सालों तक ऐसा चलता रहा। बट अब जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस ख़त्म होने के बाद वेस्ट पाकिस्तान से आए जो रिफ्यूजीज हैं वो भी बाकी लोगों की तरह जॉब्स ले सकते हैं और बाकी लोगों की तरह ही अब उनके पास अधिकार हैं। इसके अलावा देखो तीसरा आर्गुमेंट, दलितों के साथ भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। अगस्त 2019 से पहले पंजाब में अमृतसर और गुरदासपुर इन शहरों से बहुत से लोग लाए गए थे 1957 में, और ये सफाई कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर में। बावजूद इसके देखो, कोई अगर 1957 से जम्मू एंड कश्मीर में रह रहा है फिर भी वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ये काफ़ी दुखद बात है। बट ये डिस्क्रिमिनेशन अब समाप्त हो चुका है आर्टिकल 35A हटने के बाद और जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के ख़त्म होने के बाद। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, देखो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे कानून जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए थे वो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं थे। जैसे आर्टिकल 377 जो कि LGBT कम्युनिटी से संबंधित था, इसे देखो सुप्रीम कोर्ट ने तो स्ट्राइक डाउन कर दिया था। बावजूद इसके ये कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में स्ट्राइक डाउन नहीं हुआ था, इसे रणबीर पीनल कोड के तहत फॉलो किया जा रहा था। बट स्पेशल स्टेटस हटने के बाद अब ये नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में भी। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, और देखो बहुत सारे कानून जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये सब कानून जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं थे। इन सब लॉज का जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। इसलिए स्पेशल स्टेटस हटने के बाद अब फ़ायदा ही हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट, राइटर ये बोलते हैं जब देखो स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया गया था तो उस समय बहुत से लोगों ने बोला था कि अब कश्मीर में वायलेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा लोकल लोग मिलिटेंसी को ज्वाइन करेंगे, इंस्टेबिलिटी कश्मीर में ज़्यादा आएगी। बट डेटा ये सजेस्ट करता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पिछले साल के अपेक्षाकृत कम लोकल लोगों ने मिलिटेंसी को ज्वाइन किया है। टेरर रिलेटेड जो इंसिडेंसेस हैं उनमें भी कमी आई है। हाँ, पाकिस्तान ज़रूर कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनफिल्ट्रेटर्स को जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करवाया जाए और यहाँ पे वायलेंस रिलेटेड घटनाओं को अंजाम दिया जाए। अब देखो राइटर के द्वारा डेवलपमेंट के बारे में बातें बोली जाती हैं। स्पेशल स्टेटस ख़त्म होने के बाद सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं जम्मू एंड कश्मीर की बेहतरी के लिए, जैसे नेशनल सैफरन मिशन। इस मिशन के अंतर्गत 3500 हेक्टेयर का जो लैंड एरिया है उसको रिजुवनेट किया जाएगा सैफरन कल्टीवेशन के लिए। कश्मीर में सैफरन को अब GI टैग मिल चुका है। इससे प्रोमिनेंस जो है कश्मीरी सैफरन की और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, कश्मीरी सैफरन का और ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। पहले लद्दाख के लोगों की शिकायतें रहती थी कि कश्मीर को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, इस वजह से लद्दाख का ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है। नेक्स्ट पॉइंट, कश्मीर में फार्मर्स को सरकार इंसेंटिवाइज कर रही है ताकि एप्पल और दूसरे फ्रूट्स की अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन को प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड किया जा रहा है
ये सुनिश्चित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ, बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक सुविधाएं जैसे बिजली, सड़क, पानी, इनको भी इम्प्रूव करने में फोकस किया जा रहा है। जैसे देखो एग्जांपल दिया जाता है, टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए और कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए सरकार विचार कर रही है उड़ान स्कीम के अंतर्गत शामिल किया जाए जम्मू एंड कश्मीर के 11 एयरपोर्ट्स को और लद्दाख के 2 एयरपोर्ट्स को। अगर ऐसा होता है तो कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में बल्कि लद्दाख में भी। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट के संदर्भ में हेल्थ सेक्टर की बात करें। हेल्थ सेक्टर का धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। 2 एम्स हॉस्पिटल्स के खुलने के बाद और 5 नए मेडिकल कॉलेजेस भी खुल रहे हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर के सभी रेजिडेंट्स को आयुष्मान भारत स्कीम का लाभ मिल सकेगा। ये स्कीम अब जम्मू एंड कश्मीर के नागरिकों के लिए अवेलेबल है। कोविड-19 की महामारी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को सभी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया है। लास्ट में देखो आर्टिकल में ये बोला जाता है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का सही इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों के हाथों में पावर देने के लिए पिछले साल जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस खत्म होने के बाद अक्टूबर में इलेक्शन कंडक्ट हुए थे पंचायत के, काफ़ी कम वायलेंस हुआ, टर्नआउट भी ठीक ठाक रहा। अब पावर जो है इससे डायरेक्टली ग्रासरूट लेवल पे पहुंची है। काफ़ी सालों से जम्मू एंड कश्मीर में पंचायत के इलेक्शंस नहीं कंडक्ट हुए थे और पिछले साल अक्टूबर में ये कंडक्ट हुए। तो इन सब आर्गुमेंट्स को देकर राइटर ये बोलना चाहते हैं कि स्पेशल स्टेटस के ख़त्म होने से फ़ायदा ही होगा जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को। जम्मू एंड कश्मीर भी अब बेहतरी और स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेगा। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया कि स्पेशल स्टेटस को ख़त्म हुए अब 1 साल पूरा हो गया है, क्या अचीवमेंट्स हैं, स्टेटस क्या है कश्मीर का। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल 3 लैंग्वेज फॉर्मूला से संबंधित कंट्रोवर्सी के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इवन देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से भी आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इससे पहले कि हम आज के आर्टिकल में जो इशू है उसे डिस्कस करें, पहले आप एक बैकग्राउंड समझ लीजिए। और बैकग्राउंड समझने के लिए एक हमारी पुरानी वीडियो है, उसी वीडियो से आप लैंग्वेज से संबंधित इशू को समझिए, कैसे आज़ादी के बाद भारत में लैंग्वेज को लेके एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी और काफ़ी सारे लोगों की जान भी चली गई थी। चलिए रिवाइज कीजिए। आपको पता होगा कई सारे यूरोपियन कंट्रीज की स्थापना हुई लैंग्वेज के आधार पर, एक लैंग्वेज एक देश। उदाहरण के तौर पे जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज, इंग्लैंड में इंग्लिश लैंग्वेज और फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज। तो फिर इंडिया की लैंग्वेज कौन सी होगी अगर देश बनाना हो? तो जब देश आज़ाद हुआ था तो ये प्रॉब्लम आई थी, इंडिया में तो इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। तो आज़ादी से पहले कांग्रेस का ये स्टैंड था कि हम विश्वास रखते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस को प्रमोट करने में, ताकि जो डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, स्टेट्स हैं, अपने अपने कल्चर को सहेज कर रख सके, अपने अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके, कंजर्व कर सकें। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो जरूरत महसूस हुई प्रशासन को चलाने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए एक लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है ताकि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जा सके। और महात्मा गांधी हमेशा इस चीज़ में विश्वास रखते थे कि अगर हमारे कल्चर को हमें प्रमोट करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम हमारे कल्चर को प्रमोट नहीं कर सकते। हालांकि देखिए इंग्लिश लैंग्वेजेस के बहुत सारे फायदे थे। इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरनेशनल ट्रेड होता था, जो डिप्लोमेसी सारी की सारी वर्क करती थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में करती थी, लिटरेचर बहुत ज़्यादा अवेलेबल था, काफ़ी प्रोस्पर्स लैंग्वेज थी इंग्लिश। लेकिन हमारी कोई भी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा प्रोस्पर्स नहीं थी। तो फिर ये डिबेट उठी, 2 लैंग्वेजेस के ऑप्शन हमारे सामने थे, एक हिंदुस्तानी एक हिंदी। हिंदी थी उस समय थोड़ी नई लैंग्वेज थी, हिंदुस्तानी एक्सेप्टेड थी। जैसे थोड़ा हिंदुस्तानी का इतिहास बताऊं तो ये एक मिश्रण होता है उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज का। उसके बाद में हिंदुस्तानी जो लैंग्वेज थी वो काफ़ी सिंपल थी, सिंपल वर्ड्स थे, ग्रामर भी सिंपल थी, एक्सेप्टेड थी नॉन हिंदी लीडर्स के द्वारा भी और इवन मुस्लिम्स के द्वारा भी। और इसके अलावा इवन पास्ट में आज़ादी से पहले 1925 में कांग्रेस ने अपने संविधान में फेरबदल किया था और कहा था कि हिंदुस्तानी दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस के साथ में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। उसके बाद में 1928 में भी जब नेहरू की कमेटी रिपोर्ट आई थी तब भी ऐसा कहा गया जो हिंदुस्तानी है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी,
दोनों लिपीज में, देवनागरी लिपि में भी और उर्दू लिपि में भी। लेकिन इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो कुछ समय तक कंटिन्यू रहेगी, ऐसा कहा गया था 1928 में नेहरू कमेटी रिपोर्ट में। जब हिंदुस्तानी के पक्ष में इतने सारे पॉइंट्स हैं तो फिर आखिरकार हिंदुस्तानी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि देखिए, कम्युनलाइजेशन स्टार्ट हो गया। पाकिस्तान ने कहा कि उर्दू हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी क्योंकि उर्दू जो है वो मुस्लिम्स की लैंग्वेज है, इस प्रकार के बयान दिए गए पाकिस्तान के द्वारा में। तो हमारे देश में भी विरोध स्टार्ट हो गया उर्दू का। हिंदुस्तानी में क्योंकि उर्दू वर्ड्स होते थे इसलिए हिंदुस्तानी का भी विरोध होना स्टार्ट हो गया। समझ गए? पहले हिंदुस्तानी सबके द्वारा एक्सेप्टेड थी, इवन नॉन हिंदी लीडर्स के द्वारा में, हिंदू मुस्लिम सबके द्वारा में। लेकिन जब कम्युनलाइजेशन हो गया, पाकिस्तान ने उर्दू लैंग्वेज एक्सेप्ट कर ली, तो हमारी तरफ से भी जो कटर ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके द्वारा मांग उठने लगी कि हम हिंदुस्तानी को नहीं अपनाएंगे क्योंकि हिंदुस्तानी के अंदर में उर्दू है और उर्दू पसंद की जाती है मुस्लिम्स के द्वारा। तो इसी वजह से हिंदुस्तानी को नहीं एक्सेप्ट किया गया था। और सबसे मुखर जो आवाज उठी वो दिखी पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा। पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे वो कांग्रेस में थे, राइट विंग के नेता थे। ये नेहरू को हटा के कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते थे। हिंदी के पक्ष में कौन कौन सी बातें जाती थी? हिंदी के पक्ष में दो आर्ग्यूमेंट्स मेनली जाते थे। भले ही ये 50% से ज्यादा जनसंख्या द्वारा ना बोली जाती हो, लेकिन एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे ज्यादा बोली जाती थी इंडिया के अंदर में। और जो बड़े सिटीज थे, सारे बड़े सिटीज जैसे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, यहां के लोग हिंदी समझते थे। तो ये दो आर्ग्यूमेंट्स जो जाते थे वो हिंदी के पक्ष में जाते थे। हिंदी के अगेंस्ट में भी काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स जाते थे, क्योंकि हिंदी जो थी वो काफी प्रोस्पर्स लैंग्वेज नहीं थी, लिटरेचर नहीं था हिंदी के अंदर में, ज्यादा यूज नहीं होती थी। इवन नॉन हिंदी लीडर्स को, जो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, उनको ये लगता था अगर हिंदी को प्रमोट करेंगे तो जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं वो डोमिनेट करने लगेंगे और साउथ इंडियन लोग पीछे रह जाएंगे देश के रिप्रेजेंटेशन के अंदर में, जॉब्स में, बाकी सब चीजों में। तो एक ये 2-3 आर्ग्यूमेंट्स जाते थे हिंदी के विरोध में। तो इन परिस्थितियों में संविधान पारित हुआ। आर्टिकल नंबर 343 पार्ट 17 क्या कहता है? हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी देवनागरी लिपि में, लेकिन इसके साथ साथ 15 सालों तक इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फेज वाइज मैनर में हिंदी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा, सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा। 15 सालों तक इंग्लिश रहेगी, बाद में इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रहेगी, हट जाएगी। क्योंकि देखिए, जो हिंदी लीडर्स थे साउथ इंडिया से या फिर ईस्टर्न इंडिया से, उनका विरोध था। वो एक बात पे तो सहमत थे कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, लेकिन उनकी ये डिमांड थी कि हमको टाइम चाहिए एसिमुलेट करने के लिए, हिंदी सीखने के लिए। तो उन्होंने टाइम मांगा, इसीलिए 15 साल तक सरकार ने प्रावधान रखा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कि कॉन्स्टिट्यूशन में 15 सालों तक इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, ताकि नॉन हिंदी लीडर्स को, नॉन हिंदी रीजन से जो लोग आते हैं, उनको टाइम मिल सके। तो यहां तक तो सब सही चल रहा था। फिर प्रॉब्लम कहां क्रिएट हो गई? आखिरकार इंग्लिश लैंग्वेज को क्यों जारी रखा गया? प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई 1957 के आसपास से। जो लोग हिंदी को सपोर्ट करते थे उन्होंने ही हिंदी के काज को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया, जो संविधान में लिखा गया है कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा और इंग्लिश को हटा दिया जाएगा, उस चीज को आप अभी से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। तो इससे तो जो नॉन हिंदी रीजन से जो लोग आते थे उनके मन में और भी डर बैठ गया। उनका कहना था कि ऐसे तो नॉर्थ इंडियंस जो हैं, जिनकी हिंदी लैंग्वेज है, वो डोमिनेट करेंगे हमारे ऊपर ही। तो ये दो पार्टीज थी मेनली, एक जनसंघ, आपको पता ही होगा, जनसंघ जो निकली है, और बीजेपी जो निकली है वो जनसंघ से निकली है। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया जी की पार्टी थी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। इन दोनों पार्टीज ने हिंदी के काज को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया, लेकिन अनइंटेंशनली बहुत नुकसान भी पहुंचा। फिर उसके बाद में क्या हुआ? 1956 के बाद में एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन आया। देखिए, ये बात हो रही है 1956-57 के आसपास की। हिंदी लैंग्वेज अभी भी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी, लिटरेचर नहीं है बहुत ज्यादा हिंदी में अभी भी, लेकिन विरोध है वो बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो गया है हिंदी के खिलाफ में। तो इन परिस्थितियों में कमीशन आया 1956 के अंदर, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिंदी को अभी ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना चाहिए और इंग्लिश को रिप्लेस कर देना चाहिए। इसका तो विरोध होना स्टार्ट हो गया। तमिलनाडु से, वेस्ट बंगाल से, यहां से ऑफिशियल्स ने अपने इस्तीफे भेज दिए। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया कि 1960 से ही हिंदी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए और इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जारी रहेगी बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। इसके अलावा यूपीएससी एग्जाम्स के लिए हिंदी को क्वालिफाई भी किया जाए। तो आज हम हिंदी का जो क्वालिफाइंग पेपर देते हैं, देखिए कितना गहरा इतिहास छुपा है इसके पीछे में। तो इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद में 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया। नेहरू ने स्टेटमेंट्स दी उस समय, जो नॉन हिंदी रीजन से जो लोग आते थे, उनके जो कंसर्न्स थे उनको अपीज करने के लिए कहा नेहरू ने कि हम किसी पे भी हिंदी को इंपोज नहीं करेंगे। तो 1963 के अंदर में नेहरू ने एक ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट पारित किया। उस एक्ट में जो रिस्ट्रिक्शंस थी, हिंदी के अगेंस्ट में जो रिस्ट्रिक्शंस थी,
उनको हटा दिया गया। और ये जो पहले बात की गई थी संविधान में कि 1965 से हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, और उसके बीच में जो भी रिस्ट्रिक्शंस आती थी उनको हटा दिया गया। इसके अलावा नेहरू ने उस एक्ट में यह भी कहा कि इंग्लिश में कंटिन्यू एज द ऑफिशियल लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम हिंदी। समझ गए? यानी जो एंटी हिंदी जो लोग थे उसके लिए नेहरू ने स्पेशल ये बात लिखी थी, इंग्लिश में कंटिन्यू एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अपार्ट फ्रॉम हिंदी। लेकिन यहां पे मैं शब्द पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। जो एंटी हिंदी लोग थे उन्होंने कहा कि ये तो सरकार में कह रही है, में का मतलब हां भी और ना भी, सरकार ने स्पष्ट तौर पे कुछ भी नहीं कहा है। तो फिर से विरोध होना स्टार्ट हो गया, राइट्स होने स्टार्ट हो गए। फिर बाद में नेहरू की मौत हो गई, 1964 में नेहरू जी की डेथ हो गई। लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री बने। तो ऐसा कहा जाता है लाल बहादुर जो शास्त्री थे वो एंटी हिंदी लोग जो थे उस समय में उनके कंसर्न्स को जायज नहीं ठहरा रहे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने हिंदी को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। काफी सारे स्टेप्स उठाए गए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सर्कुलर्स थे वो हिंदी में जारी करना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग देना हिंदी के अंदर में। इवन यह भी कहा गया कि जो यूपीएससी के जो एग्जाम होंगे वो हिंदी मीडियम में भी होंगे। तो इस तरह के स्टेप्स उठाए गए लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। तो हिंदी का जो विरोध था वो कम होने के बजाय और ज्यादा मुखर हो गया। अब तो एंटी हिंदी लोगों ने डिमांड करनी स्टार्ट कर दी कि कोई टाइम लिमिट जो है संविधान के अंदर में, जैसे पहले टाइम लिमिट थी कि 1965 तक हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, तो एंटी हिंदी लोगों ने कहा कि इस टाइम लिमिट जो है इसको हटा ही दिया जाए और इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। बाद में कोई टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए इंग्लिश के ऊपर में। और इस चीज के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आओ और क्लियर तौर पे ये बात कहो, ना कि मे जो वर्ड्स है उनका यूज करो। क्योंकि मे जो शब्द है उस समय में काफी एम्बिग्युइटी पैदा कर रहा था, काफी संदिग्ध वर्ड था मे। तो एंटी हिंदी लोगों का था कि आप क्लैरिटी लाइए और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पास कीजिए। तो उसके बाद में क्या हुआ, उस समय देखिए सबसे ज्यादा जो विरोध था वो तमिलनाडु की तरफ से था, डीएमके पार्टी की तरफ से था। आपको पता होगा, स्पेक्ट्रम में आपने ये पढ़ा होगा, जस्टिस पार्टी थी, पेरियार जिसके अध्यक्ष थे, काफी विरोध उन्होंने किया था। एंटी ब्राह्मणिज्म की मूवमेंट भी उन्होंने चलाई थी। तो वो उनकी जो पॉलिसीज की एसेंस थी, आइडियोलॉजी की जो एसेंस थी वो एंटी नॉर्थ इंडियन थी। तो उन्होंने कोशिश भी की थी आज़ादी के बाद में साउथ इंडिया के रूप में एक अलग से देश बनाया जा सके। 4 स्टेट्स को एक साथ ले जाने की उन्होंने बात कही थी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। लेकिन वो बात अलग है कि बाद में जो बाकी 3 स्टेट्स थे उन्होंने भी साथ नहीं दिया था तमिलनाडु का। उस समय में द्रविड़िस्तान बनाने की उनकी सोच थी। फिर 1965 आ जाता है। 1965 में आपको पता ही है क्या हुआ था। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। तो सारा देश उस मुश्किल की घड़ियों में यूनिफाई हो गया था। तो पूरी अटेंशन जो थी, इवन तमिलनाडु के लोगों ने भी इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी देश का भरपूर साथ दिया था। तो जो विरोध था पहले बहुत ज्यादा, वो विरोध कम हो गया था। फिर बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी की भी डेथ हो गई थी 1966 में, और इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी ने उस समय तमिलनाडु में विजिट किया और जो भी कंसर्न्स थे इनके, काफी सारे डेथ्स हुई थी, राइट्स हुए थे, एंटी हिंदी राइट्स। तो वहां पे इंदिरा गांधी गई थी तो उनके जो कंसर्न्स थे कुछ कम हुए थे। फिर एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया 1967 में, और उस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का जनसंघ ने भी विरोध नहीं किया, और संयुक्त सोशलिस्ट जो पार्टी थी, राम मनोहर लोहिया साहब की जो पार्टी थी, उन्होंने भी विरोध नहीं किया। क्या था इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में? इसमें साफ तौर पे कहा गया कि इंग्लिश जो होगी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी हिंदी के साथ साथ, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं। यूपीएससी के एग्जाम ना सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में होंगे बल्कि दूसरे मीडियम्स में भी होंगे। और तीसरी बात यह कही गई, 2 प्रोविजन रखे गए, देखिए यहां पे। एक जो हमारे नॉन हिंदी एरियाज के लिए, नॉन हिंदी एरियाज में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहता है कि 3 लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी, एक हिंदी लैंग्वेज, एक इंग्लिश और जो भी आपकी मदर टंग हो। जैसे उदाहरण के तौर पे तमिलनाडु है तो तमिलनाडु में 3 लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी, तमिल, इंग्लिश और हिंदी। और जो हिंदी भाषी स्टेट्स हैं उत्तर भारत के, जैसे मध्य प्रदेश, वहां पे भी 3 लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी, एक हिंदी, एक इंग्लिश और तीसरी कोई भी दूसरी रीजनल लैंग्वेज, चाहे वो पंजाबी हो या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज, तमिल हो, कन्नड़ हो, कोई भी हो सकती है। तो ये था 3 लैंग्वेजेस का फॉर्मूला। उसके बाद में शांति स्थापित हो सकी थी, उसके बाद में लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम आई नहीं 1967 के बाद में। लेकिन हाल फिलहाल में काफी बार रह रहकर हिंदी का विरोध होता रहता है। अभी भी हमने देखा कि कर्नाटका में किस प्रकार से मेट्रो के ऊपर में हिंदी नाम को मिटाया गया था। और ये तो सारी होती है राजनीति। अभी इमोशंस का यूज किया जाता है इलेक्शन से पहले, लेकिन एज सच जो प्रॉब्लम्स पहले थी हिंदी को लेके, जो काफी ज्यादा रायट्स हुए थे, उस तरह की प्रॉब्लम्स आज के समय में नहीं होती। तो इस प्रकार से हमने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बैकग्राउंड को डिस्कस किया, जो कि निकल के आया 1968 की एजुकेशन पॉलिसी से। देखो, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को पूरे देश में इंप्लीमेंट किया गया सिवाय तमिलनाडु को छोड़कर। तमिलनाडु ने 2 लैंग्वेज फॉर्मूला को अपनाया। 2 ही लैंग्वेज सिखाई जाती हैं तमिलनाडु में, एक तमिल और दूसरी इंग्लिश। इवन देखो, जवाहर नवोदय विद्यालय
इनको भी सेटअप नहीं होने दिया तमिलनाडु की सरकार के द्वारा 1985 तक, क्योंकि ये जो विद्यालय हैं ये हिंदी पढ़ाते हैं। तो तमिलनाडु की सरकार ने मना कर दिया, हम इन विद्यालयों को हमारे स्टेट में नहीं ओपन होने देंगे। मतलब तमिलनाडु की सरकार का हमेशा कंसर्न रहता है हिंदी को लेके। अब देखो नई जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को कंटिन्यू करने की बात कही गई है। 2 लैंग्वेजेस कंपल्सरली इंडिया की होनी चाहिए, ऐसा भी बोला गया है इस नई एजुकेशन पॉलिसी में। तो तमिलनाडु की सरकार ने विरोध किया है इस नई एजुकेशन पॉलिसी का। तमिलनाडु की सरकार का कहना है हम पहले 2 लैंग्वेज फॉर्मूला को फॉलो कर रहे थे, एक बार हमें आप फिर से मौका दीजिए, हम 2 लैंग्वेज फॉर्मूले को फॉलो कर सकें। समझ गए? मतलब नई एजुकेशन पॉलिसी में जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात कही गई है सरकार के द्वारा, उसका विरोध किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने कहा है हमें पहले की तरह मौका दिया जाए, जैसे हम पहले 2 लैंग्वेज फॉर्मूला को फॉलो कर रहे थे, एक बार फिर से हम इसी फॉर्मूले को फॉलो कर सकें। हालांकि देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में साफ तौर पर बोला गया है किसी स्टेट पर कोई लैंग्वेज नहीं इंपोज की जाएगी, और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंतर्गत स्टेट्स को आज़ादी भी दी गई है कि आप अपनी मर्जी से कोई 2 लैंग्वेजेस चूज कर सकते हो, लेकिन वो इंडिया की होनी चाहिए। मतलब अगर तमिलनाडु 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में तमिल, इंग्लिश और एक और इंडियन लैंग्वेज, वो कन्नड़ भी हो सकती है, मलयालम भी हो सकती है, तेलुगु भी हो सकती है, या फिर हिंदी भी हो सकती है, तीसरी लैंग्वेज तमिलनाडु अपनी मर्जी से चूज कर सकता है। हिंदी को नहीं इंपोज किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। बट देखो तमिलनाडु में जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इनडायरेक्टली हिंदी को प्रमोट किया जाएगा अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। हमारे लिए तो 2 लैंग्वेज का फॉर्मूला ही सही है, 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला होना ही नहीं चाहिए, बेशक हमें आज़ादी हो तीसरी लैंग्वेज को चूज करने की। इसके बाद देखो आर्टिकल में यह भी कहा जाता है, देखो इंग्लिश लैंग्वेज तमिलनाडु में पढ़ाई जाती है, इंग्लिश ने तो अच्छा काम किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंडिया एक बड़ी आईटी पावर बना, इसमें इंग्लिश का भी रोल है, क्योंकि यूके, यूएस इन देशों की कंपनीज हमारे देशों की कंपनीज को प्रोजेक्ट देती हैं। और एक मेजर रीज़न ये भी है क्योंकि हमारे देश में बहुत से लोगों को इंग्लिश आती है, तो कोऑर्डिनेशन में काफ़ी आसानी होती है। इंग्लिश एक ग्लोबल लिंक लैंग्वेज है, और काफ़ी बार ये भी तर्क दिया जाता है हिंदी भी एक अच्छी नेशनल लिंक लैंग्वेज हो सकती है। बट बात वही है, तमिलनाडु के हिस्टोरिकल कंसर्न्स हैं हिंदी को लेके, इस वजह से कुछ भी जब होता है तो तमिलनाडु की सरकार विरोध करती है कि हिंदी को हमारे ऊपर इंपोज ना किया जाए। हाँ देखो इतना ज़रूर है, हिंदी को अगर वॉलंटरी तमिलनाडु के लोगों के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है तो तमिलनाडु की सरकार कुछ नहीं कहती। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। आज के समय में बहुत सारे सीबीएसई स्कूल्स ऐसे हैं तमिलनाडु में जहां पर हिंदी पढ़ाई जाती है। एक ऑर्गेनाइजेशन है 102 साल पुरानी, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, ये चेन्नई बेस्ड है। ये पिछले 100 सालों से काम कर रही है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के 73% जो प्रचारक हैं वो तमिलनाडु से ही हैं, और बाकी 23% प्रचारक साउथ इंडिया के दूसरे स्टेट से हैं। इस बात का गवाह है कि तमिलनाडु में अगर कोई वॉलंटरी हिंदी को अडॉप्ट करता है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। और देखो इसके साथ साथ तमिलनाडु में बहुत से लोगों ने माइग्रेंट पॉपुलेशन के साथ बात करने के लिए हिंदी सीख भी ली है। वो बात अलग है, वो हिंदी पढ़ नहीं सकते लेकिन बोल जरूर सकते हैं, ताकि माइग्रेंट पॉपुलेशन के साथ बातचीत की जा सके, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, हेयर सैलून्स या फिर दूसरे जगहों पर काम करते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला से संबंधित कंट्रोवर्सी के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल जुडिशरी की फंक्शनिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जब से ये महामारी आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में ऑनलाइन हियरिंग की है, और कुछ हाई कोर्ट्स ने भी ऑनलाइन हियरिंग की है। बट हमारे देश में ज़्यादातर जो कोर्ट्स हैं उन्होंने ऑनलाइन हियरिंग नहीं की है। समझ गए? मतलब ज़्यादातर कोर्ट्स का जो काम है वो ठप है जब से महामारी आई है। ऑलरेडी हमारे देश में विभिन्न कोर्ट्स में 3 करोड़ के आसपास जो केसेस हैं वो पेंडिंग थे, और अब तो केसेस की जो पेंडेंसी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी।
एक बहुत ही फेमस कहावत है, आपको पता ही है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो फिलहाल की सिचुएशन में ये जो कहावत है बिल्कुल सही साबित होती है। देखो, महामारी के अलावा नॉर्मल टाइम्स में भी हमारे देश के जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए कि वो कोर्ट्स डिजिटली फंक्शन कर सकें। अगर हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, वर्ल्ड की बड़ी पावर बनना चाहते हैं, तो हमारे कोर्ट्स की जो सिचुएशन है वो पिछड़ी हुई नहीं हो सकती। हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोशिश नहीं की, कोशिश तो की गई है आधे अधूरे मन से। जैसे 2015 में नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की एक ई कमेटी भी है। बट देखो, 2017 के लास्ट में सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी के द्वारा एक न्यूज़लेटर पब्लिश किया गया था। उसके बाद से इस ई कमेटी ने कोई एक्टिविटी नहीं की है। और जो जुडिशियल डेटा ग्रिड है ये लॉन्च किया गया था 2015 नवंबर में। ये बोलता है कि पुराने जो जुडिशरी से संबंधित रिकॉर्ड्स हैं उनका डिजिटाइजेशन होना चाहिए और नए रिकॉर्ड्स को साथ के साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जाए ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और इसके लिए जो कोर्ट्स के पर्सनल हैं उनको भी ट्रेन किया जाए। देखो, ये प्रोजेक्ट तो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस है बट बहुत धीमे से काम चल रहा है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। इसी वजह से केसेस की जो पेंडेंसी है वो कम नहीं हो रही है। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ये तो इम्प्लीमेंट सरकार को और कोर्ट्स को मिलके करना ही होगा। हाँ, कुछ इश्यूज ज़रूर हैं लेकिन उस इश्यूज को एड्रेस किया जा सकता है। जैसे देखो, कोर्ट्स के पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो सरकार पैसे एलोकेट करे ना। अगर प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है, स्टैंडर्ड्स नहीं है कि कैसे कोर्ट्स डिजिटली काम कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जारी करें। क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने जरूरी हैं, ये इंश्योर करने के लिए कोर्ट्स जो हैं वो डिजिटली काम कर सकें। देखो, सिर्फ इससे इशू सॉल्व नहीं होने वाला है कि जो सिविल कोर्ट हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। देखो, वैसे भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में अब इंटरनेट कनेक्टिविटी तो अच्छी है लेकिन कोर्ट को और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं ऑनलाइन फंक्शन करने के लिए, जैसे विटनेस को एग्जामिन करना, एविडेंस को एग्जामिन करना। तो इसके लिए ज़्यादा प्रयासों की आवश्यकता है। सरकार और जुडिशरी मिल के प्रयास करें इन सब इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया जुडिशरी की फंक्शनिंग से संबंधित, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।